नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुमार्स क्लास। अभी तक हमने ज्योग्राफी क्लास 7th की एनसीईआरटी चैप्टर 4 तक कर लिया है। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5। अभी तक हमने चैप्टर 4 में वायु के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि वायु कैसे संचरण करता है, वायु के संचरण से क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या क्या क्रियाएं होती हैं। आज हम वही जल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि जल किस किस रूप में पाया जाता है पृथ्वी पर, जल के क्या कार्य हैं। ठीक है, और जल के द्वारा क्या क्या क्रियाएं हम कर सकते हैं, इन्हीं सब के बारे में आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में एक वर्ड पढ़ा था जल वाष्प के बारे में। ठीक है, ये होता क्या है, जल वाष्प कैसे होता है, ये पिछले चैप्टर में हमने अच्छे से इस बारे में समझा। तो ये जो जल होता है, ये सूर्य के ताप के कारण क्या हो जाता है, जल वाष्पित हो जाता है। और वाष्पित होता है फिर क्या हो जाता है, ठंडा होकर ये जल वाष्प क्या होता है, धीरे वाष्पित होकर जल ऊपर की ओर जाता है। और ऊपर जब ये ठंडा हो जाता है तो ये संघनित होकर बादलों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और फिर यही बादल क्या करते हैं, यही बादल हमारी पृथ्वी पर वर्षा करते हैं। ठीक है, वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे आते हैं, वर्षा करते हैं, वर्षा के रूप में हमारी धरती पर आते हैं और नदियों के माध्यम से ये धीरे धीरे फिर समुद्र में जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, ठीक है, कभी बारिश के रूप में, कभी जल वाष्प के रूप में, इससे क्या होता है कि ये वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है। जैसा कि हमने देखा कि जल जब वाष्पित होकर ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, ये नदियों से जल वाष्पित होकर ऊपर की ओर जाएगा, फिर संघनित होकर बादल के रूप में हो जाएगा। इसके बाद हमारा वर्षण होगा, वर्षण होकर फिर यही नदियों के माध्यम से फिर से आके समुद्रों में मिल जाएगा। तो इसी पूरी क्रिया को हम क्या कहेंगे, इस पूरी क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इस पूरी प्रक्रिया को हम कहेंगे जल चक्र। ठीक है, अब ये जो हमारी पृथ्वी है ये कैसी है, ये थलशाला के समान है। थलशाला होता क्या है, यहाँ क्रियाकलाप दी गई है कि थलशाला आप किस तरीके से बना सकते हैं। थलशाला का अर्थ भी यहाँ दिया गया है कि थलशाला होता क्या है, ये एक छोटे घर के पौधे रखने का एक कृत्रिम आहत होता है। मतलब एक छोटे घर में हम पौधे किस तरीके से रखते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, थलशाला कहा जाता है। ये होता क्या है कि जो शताब्दियों पूर्व जल उपस्थित था वो आज भी मौजूद है। मतलब जल उसी रूप में आज भी मौजूद है। ठीक है, जिस प्रकार हम जल का उपयोग आज हरियाणा में खेती के लिए करते हैं, हो सकता है कि वो कई सौ साल पहले कहाँ पर हो, कई सैकड़ों सौ साल पहले वो कहाँ हो, अमेजन नदी में बहता रहा हो, लेकिन वाष्पित होकर वो चला गया हो, या किसी नदी के रूप में हम आज उसको हरियाणा में पाते हैं। ठीक, इसके बाद क्या होता है कि अलवण जल जो होता है वो मुख्य स्रोत इनका क्या होता है, अलवण जल का नदी, ताल या सोते या फिर हिमनद। ठीक है, अलवण जल होते क्या हैं, जो जल पीने योग्य नहीं होते, जिनमें बहुत ज़्यादा खारापन पाया जाता है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, अलवण जल। खारापन इनमें होता क्या है, होता क्यों है, सोडियम क्लोराइड जो कि नमक ही होता है, ठीक है, जिसका उपयोग हम खाने में करते हैं, सोडियम क्लोराइड की वजह से हमारा जो समुद्रों का जल है वो लवणीय होता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ठीक, ये हमारे विश्व में पृथ्वी पर जितनी भी समुद्री, झील, नदियाँ, इन सब के बारे में यहाँ पूरे मैप में दिखाया गया है। ठीक है, कि डार्लिंग नदी कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। भारत की कौन कौन सी ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, ये सारी कहाँ पे है, ये भारत में। ये सागर क्या है, कैस्पियन सागर, विक्टोरिया झील, लाल सागर, नीला सागर, भूमध्य सागर, यहीं पर ये काला सागर भी है। ठीक है, दानुबी नदी, दक्षिण अफ्रीका की महान अमेजन नदी, ठीक है, मिसिसिपी नदी। ठीक, इसी तरीके यहाँ की नील नदी, ये जो नील नदी के बारे में हमने देखा, ऑरेंज नदी, कॉन्गो नदी, इन सब नदियाँ, झील और समुद्र, जो भी महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ये सारे क्या हैं, ये विश्व में प्रमुख जितनी भी झील, नदियाँ, ये सारी इसमें दी गई है। आप इन सब की लोकेशन अपने दिमाग में रखिएगा, ये सारी लोकेशन हमें बाद में काम आएगी, ज़रूरत पड़ेगी इन सारी लोकेशन की हमें समझने में। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब हमने देख लिया कि जल किस किस रूप में हमारे पास अब उपस्थित है, जल वाष्प के माध्यम में, नदियों के माध्यम में। ठीक है, पीने लायक जल है नहीं है, इन सब के बारे में अब हम देखेंगे जल का वितरण होता कैसे है। ठीक है, अभी हमने देखा कि हमारा जल कितना है, अलवणीय जल है, जिसमें नमक, सोडियम क्लोराइड उपस्थित है। ये लवणता हम मापते कैसे हैं, लवणता क्या होती है कि 1000 ग्राम जल में मौजूदा नमक की मात्रा
1000 ग्राम जल में जितनी भी नमक की मात्रा मौजूद होगी उसी को क्या कहा जाएगा, ये अलवणीय जल। औसतन क्या होता है कि औसतन लवणता कितनी होती है, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम में, इसीलिए हम इसको 1000 में दिखाते हैं। ठीक है, 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम होता है, 35 भाग। ठीक, जो इजराइल का मृत सागर है इसमें 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। ठीक है, तैराक जो होते हैं इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकांशता इन्हें सघन बना देती है। तो इजराइल के मृत सागर का जो जल है वो कितना है, बहुत ही ज़्यादा लवणीय जल है, पीने योग्य जल नहीं होते ये। ठीक, अब जो पृथ्वी की सतह है इसमें हमने पढ़ा था क्लास 6 में कि जो पृथ्वी की सतह है ये 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नील ग्रह भी कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं पृथ्वी को। ठीक है, यह धरती थल की अपेक्षा क्या है, इसमें जल अधिक पाया जाता है। ठीक, अनेक जो देश हैं वो जल की कमी का सामना फिर भी कर रहे हैं। ऐसा होता क्यों है, ठीक, क्यों ऐसा होता है इसके बारे में देखते हैं कि जो महासागरों में जो सर्वाधिक जल पृथ्वी पर पाया जाता है वो महासागरों में पाया जाता है, जो कि 97.3% के बराबर। ठीक है, मतलब अगर पृथ्वी का 97.3% भाग जो जल है, जितना जल उपस्थित है पृथ्वी में, उसमें से महासागरों का जल ही 97.3% है। ठीक, और जो बर्फ़ के रूप में जो जल पाया जाता है वो कितना है, वो 2% के आसपास कितना है, 2% के आसपास हमारा बर्फ़ पाया जाता है। ठीक, और जो भूमि के अंदर कितना जल उपस्थित है, ये लगभग 0.68% के बराबर। जो जल झीलों का है, ठीक है, अलवणीय जल है, ठीक, वो कितना है, 0.009%। स्थलीय समुद्र और नमकीन झीलें, जितने भी स्थल पर समुद्र पाए जाते हैं और जो झीलें हैं, जो नमकीन झीलें हैं, उनका कितना है, वो 0.009%। वायुमंडल में कितना जल पाया जाता है, हमारे जल वाष्प या बादलों के रूप में वायुमंडल में 0.0019%। ठीक है, नदियों में कितना जल पाया जाता है, तो नदियों में हमें 0.0001%। अब इन सब को ही अगर हम जोड़ देंगे तो पूरा लगभग 100% जल हमारी पृथ्वी पर उपस्थित है। ये इतने रूपों में पाया जाता है, महासागरों के रूप में, बर्फ़ के रूप में, भूमिगत जल के रूप में, झील के रूप में, ठीक है, स्थलीय समुद्रों के रूप में, वायुमंडल, नदियाँ, इन सब रूपों में हमारा जल पाया जाता है। ठीक है, इन सब को मिला दें तो विश्व में या पृथ्वी पर उपस्थित सारे जल की हम कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, अब महासागरीय परिसंचरण क्या होता है, अभी तक हमने देख लिया कि जल कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब महासागर में कैसे कैसे परिसंचरण होता है, संचरण जो होता है। एक फैक्ट दिया हुआ है कि 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं, विश्व जल दिवस। इस दिन में ही हम जल संरक्षण के लिए प्रयास करते ही रहते हैं। जल संरक्षण के लिए हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, जल संरक्षण की विभिन्न जो विधियां हैं उन्हें प्रबलित करते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। जल संरक्षण के लिए भी सरकार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाती रहती है हमेशा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो जल है महासागरों में, इनका परिसंचरण कैसे होता है, ये नदियों, ताल, झील में कैसे काम करते हैं, और परिसंचरण में ये समुद्रों में कैसे काम करते हैं, महासागरों में किस तरीके से। ठीक, जो ताल, झील और शांत जल के विपरीत महासागरीय जल ये कैसा होता है, ये हमेशा गतिमान होता है। ठीक, अगर किसी तालाब में या किसी झील में हम देखेंगे तो वो जल एक जगह रुका हुआ ठहराव रहेगा, उस झील में वो शांत रहेगा। लेकिन जो महासागरों का जल होता है ये कैसा, ये हमेशा गति करता रहता है। जब आप महासागरों या समुद्र के पास जब आप बैठेंगे, ठीक, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जल कभी आपके पास आएगा, कभी आपसे दूर जाएगा। ठीक है, इनकी गतियाँ जो होती हैं इनको हम कई प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कि कौन कौन से तरंगे या ज्वार भाटा एवं धाराएं। ठीक है, अभी हमने बताया कि अगर आप समुद्र के किनारे बैठेंगे तो आप क्या पाएंगे कि जो धाराएं हैं, जो जल की धाराएं हैं, वो क्या होती हैं कि वो कभी आपके पास आएंगी, कभी आपसे दूर जाएंगी। तो जो जल की धाराएं आपके पास आती हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं ज्वार। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, ज्वार कहेंगे। और जब आपसे दूर जाएंगी तो उसी को कहेंगे भाटा। इसको थोड़ा साइंटिफिकली इसमें समझने की कोशिश करते हैं तरंगों का। ठीक है, जो तरंगे होती हैं ये कैसे उठती हैं, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को तरंग कहते हैं। आप इस इमेज में जब देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि समुद्र की ये सतह है, यहाँ पर समुद्र से जब जल आ रहा है तो यहाँ टकरा के ऊपर की ओर जाता है और फिर वापस इस ओर चलाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, यही हमारी तरंगे होती हैं। ठीक है,
तरंगे होती क्या हैं? ठीक, जब तूफान बहुत ही तेज़ वायु के साथ चलने लगता है, जब तूफान आता है, हमने पढ़ा था इसके बारे में पिछले चैप्टर में कि बहुत तेज़ जब पवन चलने लगती है, उनकी एक आवृत्ति होती है, उस आवृत्ति से जब ज़्यादा होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? तूफान कहते हैं। ठीक है, जब ये तूफान वायु बहुत तेज़ चलने लगती है तो क्या विशाल तरंगे समुद्र में बहुत ज़्यादा ही तरंगे, बहुत ही बड़ी विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक, इन्हीं के कारण क्या होता है? अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है? लगभग 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। जो सुनामी होती है वो लगभग 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें होती हैं। अभी हम समझते हैं कि ज्वार किसे कहते हैं, भाटा किसे कहते हैं। ज्वार उन्हीं को कहते हैं जो पास आती हैं, जो बहुत ही ऊंचाई तक ऊपर तरंगें उठती हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? ज्वार कहा जाता है। जब वही तरंगें वापस समुद्र की ओर लौट जाती हैं तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? भाटा कहा जाता है। ठीक है, ये जो सुनामी शब्द है ये एक जापानी शब्द है। ठीक है, जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ ही क्या होता है? पोताश्रय तरंगे। पोताश्रय, जहाँ पर पोत वगैरह आकर आश्रय लेते हैं, रुकते हैं। ठीक है, मतलब कि समुद्र के किनारे, इन्हीं को क्या, समुद्र के किनारे की तरंगे होते हैं, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय तट नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? पोताश्रय तरंगे, जो कि जापानी भाषा का शब्द है सुनामी, उसी का अर्थ होता है पोताश्रय। ठीक, जो अब तक का जो सबसे विशाल सुनामी आया है 150 मीटर मापा गया है। जो अब तक, अगर 15 मीटर तक आता है तो वो सुनामी कहलाता है, लेकिन अब तक का जो सबसे विशाल सुनामी आया है वो लगभग कितना आया है? 150 मीटर की ऊंचाई तक है। ठीक है, ये तरंगे कितनी, ये 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। इनकी स्पीड कितनी थी? लगभग 700 किलोमीटर प्रति घंटे। एक घंटे में ये इतनी तेज़ी से जा रही थी कि एक घंटे में ये 700 किलोमीटर एरिया कवर कर रही थी। ठीक, 2004 की जो सुनामी आई थी भारत के तटीय क्षेत्रों में, ये बहुत ही ज़्यादा इसने विनाश किया था भारत को इसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। भारत बहुत ही ज़्यादा विनाश हुआ उड़ीसा और बंगाल के तटों पर। ठीक, सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। इंदिरा पॉइंट ये क्या है? ये हमारे पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, यहाँ हमारे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। यहाँ इसके बाद हमारा भारत ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फिर समुद्र स्टार्ट हो जाते हैं, जो हिंद महासागर है। जो इंदिरा पॉइंट है ये हमारे भारत का सबसे दक्षिणतम स्थलीय बिंदु है। ठीक, अंडमान और निकोबार में ये पाया जाता है। ठीक, ये पूरा डूब चुका था जब सुनामी आई थी 2004 की। अब ये 2004 की सुनामी के बारे में पूरा डिटेल से दिया गया है कि ठीक है, कितनी ज़्यादा लंबी, कितनी ज़्यादा ऊंची तरंगे थी। 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया था महासागरीय तल। इन सब के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप गूगल करेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे तो सुनामी 2004 की सुनामी के बारे में, जो 26 दिसंबर 2004 को आई थी हिंद महासागर में। ठीक है, ये कैसे उत्पन्न हुई, क्या क्या हुआ, इन सब के बारे में पूरी विस्तार से इसमें दिया गया है। आप एक बार पढ़ने की कोशिश करिएगा, इसमें ऐसा कुछ समझने लायक नहीं है। ठीक, यहाँ पे ये पूरा सुनामी चल रही थी। ठीक है, इंदिरा पॉइंट डूब गया था। पूरी सुनामी 700 से 900 किलोमीटर तक प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। ठीक, फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी इसमें। ठीक, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में सुनामी कभी भी आती है क्योंकि ये भूकंपीय क्रिया बहुत अधिक होती है। ठीक है, ये है तमिलनाडु का तट उस वक्त का 2004 का, जिस तरीके से तट पूरा विशाल तट का नुकसान हुआ भारत का इस तरीके से। ठीक है, दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मच गई थी पूरी तरीके से। सब के बारे में आप पूरा पढ़ लीजिएगा, सुनामी के बारे में ही पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब हम देखते हैं कि जो ज्वार भाटा होते हैं इनकी क्रियाविधि कैसी होती है, कैसे ये कार्य करते हैं जो ज्वार भाटा होते हैं। ठीक है, दिन में किसी भी महासागरीय जल में दिन में दो बार ज्वार भाटा आना तय होता है। ठीक है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ही क्या कहलाता है? यही ज्वार भाटा कहलाता है। ठीक है, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम ज्वार कहते हैं। ठीक है, और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है और तट से पीछे चला जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को भाटा कहते हैं। ठीक, जब ऊंचाई तक उठकर जल बड़े हिस्सों को डुबो देता है, आगे की ओर आता है तो उसी को ज्वार कहते हैं। जब निम्नतम स्तर पर आता है, अपने पीछे चला जाता है, उसी को क्या कहते हैं?
भाटा कहते हैं। ठीक है, ये समुद्रों में ही, ये महासागरीय जल में ही ये प्रक्रिया पाई जाती है। अब यहाँ पर दिखाया गया कि सूर्य और चंद्रमा की शक्तिशाली जो होती है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। मतलब पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आने का जो मुख्य कारण है वो क्या है? सूर्य और चंद्रमा के बीच जो शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ये हमारा सूर्य है और ये चंद्रमा, इनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इन्हीं के द्वारा पृथ्वी पर क्या आता है? ज्वार और भाटा की स्थिति उत्पन्न होती है। ये दिन में 2 बार ये प्रक्रिया कम से कम होती ही रहती है। ठीक है, कैसे होती है ये? जब पृथ्वी का जल होता है, जो पृथ्वी पर जो जल उपस्थित है महासागरों में, ये जब चंद्रमा के निकट आ जाता है, इस तरीके से जब चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इससे क्या होता है? ये जल अपनी ओर खींचता है, अभिकर्षित करता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि ज्वार बहुत ही उच्च आते हैं। ठीक, जब ज्वार बहुत ही उच्च आते हैं, पूर्णिमा, ऐसा कब होता है? पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में ऐसा होता है। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचा ज्वार उठता है। ठीक, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये इमेज अगर हम देखेंगे, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होंगे तो क्या होगा? इस समय सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। जब ये स्थिति होगी तो सबसे ऊंचे ज्वार आएंगे। ठीक, इस ज्वार को ही क्या कहा जाता है? वृहद ज्वार कहते हैं। ठीक, लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्दश में होता है, जब ये चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, जब ये अपने अंतिम चतुर्दश में होता है, 1/4 जब चक्कर लगा लेता है, ठीक है, तो चांद और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? ये विपरीत। अगर इस इमेज में हम देखेंगे तो यहाँ पर पृथ्वी हमारी बीच में है, फिर सूर्य इधर, ये चांद। ठीक है, मतलब चंद्रमा और सूर्य के बीच जब पृथ्वी आ जाए तो क्या होगा? वृहद लघु ज्वार की स्थिति उत्पन्न होगी। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाए तो वृहद ज्वार की स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, अंतिम चतुर्दश में होता है चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, जब ये स्थिति होगी तो लघु होगा, ये स्थिति होगी तो वृहद ज्वार होंगे। ठीक है, उच्च ज्वार क्या होता है? ये नौ संचालन और में सहायक होता है। ठीक है, जब बहुत ही ज़्यादा उच्च ज्वार आएंगे तो नौ संचालन, जो नाव चल रहे हैं महासागरों में, इनके संचालन में ये सहायक होते हैं। ठीक है, और मछलियों का व्यापार करते हैं, मछलियाँ तट पर आ जाती हैं। ठीक है, निकट आ जाती हैं, इसलिए जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, जिनका मछली पालन ही व्यवसाय होता है, मछुआरों को, इनको बहुत ही फ़ायदा होता है जब भी उच्च ज्वार आते हैं। ठीक, इन स्थानों से होने वाले जल में उतार चढ़ाव का उपयोग ये लोग करते हैं और मछलियाँ आसानी से पकड़ सकते हैं। ठीक है, विद्युत उत्पादन करने के लिए ऐसा किया जाता है। उच्च ज्वार भाटा जब आते हैं तो विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं। ठीक, अब ये जो महासागरीय धाराएं होती हैं, ये महासागरीय धाराएं कैसी होती हैं, कैसे काम करती हैं? ठीक है, ये महासागरीय धाराएं जो होती हैं एक निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। ठीक है, ये एक निश्चित दिशा में बहती हैं, महासागरीय सतह पर बहती हैं और ये नियमित रूप से बहती है। आप 3 चीज़ें याद रखिए: निश्चित दिशा, महासागरीय सतह और नियमित रूप से बहने वाली ही धाराओं को क्या कहा जाता है? जल की धाराएं। ठीक है, ये सामान्यतः 2 होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, गर्म या ठंडी। ये 2 हो सकती हैं, गर्म या ठंडी जल धाराएं। ठीक है, जो गर्म जल धाराएं हैं जैसे कि भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। ठीक, हम एक इमेज देखेंगे इसमें। ठीक है, ये हमारी भूमध्य रेखा है, इसके निकट ही जो धाराएं होंगी उत्पन्न होती हैं, ये क्या होती हैं? ये गर्म जल धाराएं। ठीक, निकट होती हैं और जो ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। हमारी जो गर्म जल धाराएं हैं वो भूमध्य रेखा पर उत्पन्न होती हैं और कहाँ? ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। लेकिन इसी के विपरीत जो ठंडी जलधाराएं हैं, ये ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से कहाँ? उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी जलधाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, जब इस इमेज में देखेंगे तो ये हमारी ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है, ये यहाँ से उष्णकटिबंधीय और कहाँ पे जाती हैं? ध्रुवों की ओर जाती हैं। ठीक, जैसे कि लेब्राडोर जो महासागरीय धाराएं हैं, ये कैसी हैं? ये शीत जल धाराएं होती हैं। और जबकि गल्फ स्ट्रीम की जो जल धाराएं होती हैं, ये महासागरीय धाराएं, ये कैसी होती हैं? ये तापमान को प्रभावित करती हैं। ठीक है, जो गल्फ स्ट्रीम की जल धाराएं हैं, ये गर्म जल धाराएं हैं और लेब्राडोर की जल धाराएं ठंडी जल धाराएं हैं। ऐसी बहुत सारी जल धाराएं हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे बहुत ही विस्तार से। ठीक, अभी आप इतना ध्यान रखिएगा कि जलधाराएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं, किस ओर ये प्रवाहित होती हैं। ठीक है,
गर्म जल धाराओं से क्या होता है कि स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है, और ठीक है, जिस स्थान पर गर्म और शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान क्या होता है, वह विश्व में सर्वोत्तम मत्स्यन का क्षेत्र होता है। ठीक, जिस स्थान पर गर्म और शीत जल धाराएं मिलती हैं वो बहुत ही मत्स्यन क्षेत्र के लिए बहुत ही सर्वोत्तम स्थान माना जाता है। हालांकि ऐसे स्थानों पर जहाँ पर गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती हैं वहाँ पर कोहरा बहुत ही ज़्यादा हमेशा कोहरा रहता है। ठीक है, वहाँ पे नौ संचालन जो होता है उसके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मत्स्यन का ये सर्वोत्तम क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास और उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट ये क्या है, यही इसके उदाहरण है। ठीक, अब हम इस इमेज को देखते हैं, अगर समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक स्थान ये दिया गया है, यहाँ पर ये कौन सी है, कैनरीज की धारा, ये ठंडी है। ठीक है, और यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम की धाराएं, ये दोनों कहाँ पे, यहीं पर मिलती हैं। तो ये स्थान मत्स्यन क्षेत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, जैसे कि क्यूरोशी धारा और ओशियोसो धारा, ये यहाँ पर गर्म और ठंडी धाराएं मिल रही हैं, तो ये स्थान मत्स्यन के लिए बहुत ही सर्वोत्तम माना गया है। ठीक है, ये जल धाराओं की दिशा इसमें पूरी दी गई है। आप एक बार समझने की कोशिश करेंगे तो इसको पूरा समझ लेंगे, कौन सी जल धारा कहाँ से उठती है, कहाँ जाती है। इसके हालांकि इसके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे, अभी आप ये इमेज अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो यहीं पर हमारा वायु का पूरा चैप्टर ये समाप्त होता है। ठीक है, सॉरी, जल का पूरा चैप्टर हमारा समाप्त होता है। वायु के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक, यहीं पर हमारा पूरा ये जल का चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो लेक्चर को पूरे शेयर कीजिए। हमने एनसीईआरटी के इन्हीं चैप्टर के बेस्ड पर हम एमसीक्यू भी करवा रहे हैं। ठीक है, आप इस चैप्टर्स को पढ़ने के बाद उन एमसीक्यूज़ पर ध्यान दीजिए, पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझेंगे तो उससे आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तब मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। तब तक के लिए आप लोग सारे चैप्टर्स पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।